हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इलेक्ट्रीशियन फंडा के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एंटरप्रेन्योर स्किल। यानी ये एक आपका चैप्टर है जो कि मॉड्यूल 2 में पढ़ता है, यानी 1 ईयर में ही है। तो इसके हम लोग एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी आती है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके सवालों का जवाब बिल्कुल देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के सेशन को और देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर स्किल के अंतर्गत कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये एमसीक्यू, जो कि मल्टीपल चॉइस के रूप में ही होते हैं ना। तो सबसे पहला सवाल है कि अ पर्सन हु एसोसिएट विद द स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड। सवाल ये है कि एक इंसान जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा। मर्चेंट बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा, बिजनेसमैन बोला जाएगा, सेल्फ एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा, है ना। तो देखिए, इसको क्या बोला जाएगा कि जब कोई भी आदमी एक नए व्यवसाय को शुरू करता है, नए बिजनेस को शुरू करता है, तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर, है ना। यानी उद्यमी कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बिजनेसमैन ये बाद की चीज़ें होती हैं, जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मर्चेंट यानी व्यापारी। सेल्फ एग्जीक्यूटिव मतलब कि आप किसी को जब रिप्रेजेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। यानी मान लीजिए आपके पास कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस है ना, छोटे लेवल पे आपने कोई बिजनेस किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे आपने कोई एक शॉप ओपन किया है बिजली का, है ना। आपने एक इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का कोई शॉप ओपन किया है और उस शॉप को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? एक बड़े मॉल के रूप में। एक बड़े मॉल के रूप में जब आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी? लेस नंबर ऑफ पर्सन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भाई लेस पर्सन तो आपको कम करेंगे तब चाहिए। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, यानी आपको जो पैसों की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कम होगी? नहीं जी, मोर नंबर ऑफ पर्सन। यस, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए होंगे। यानी आप जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, तो वहाँ पर काम करने वाले लोग भी आपको ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। स्मॉल मशीन एंड टूल्स ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज टर्म एज, है ना। तो उद्यमिता जो किस टर्म में बोला जाता है? इन्वेस्टर के रूप में, एम्प्लॉयर के रूप में, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो देखिए, ये ना कोई इन्वेस्टर होता है ना कोई एम्प्लॉयर, यानी कोई ये किसी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी अधिकारी होता है, ना ही कोई ये जॉब से सीख यानी जॉब से जूझता हुआ बंदा होता है। ये अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, सेल्फ बिजनेस होता है एक तरीके का, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यह आपका अपना होता है। देखिए, उद्यमी की अगर हम बात करें, अगर हम कैटेगरी या डेफिनेशन की बात करें, तो ये क्या होता है? एक समाज का वह वर्ग होता है जो किसी नए काम को शुरू करता है और उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम नया शुरू करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि वह काम आपका ग्रो करेगा, बढ़ेगा या लॉस होगा, है ना। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक कोई शॉप ओपन करना चाहता हूँ और उस शॉप को आपको चलाना है अब, है ना। आपको अपना सामान परचेज करना है, देन उसको मार्केट में बेचना है ना।
तो देखिए अभी आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि वो आपकी जो शॉप है वो ग्रो करेगी, बढ़ेगी या नहीं करेगी, यानी आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, है ना। तो जब भी, और दूसरी चीज़, जब कोई आप नया व्यवसाय शुरू करते हैं, नए फील्ड में कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। आपको पता नहीं होता है कि आप जिस फार्मूले पे काम करने वाले हैं वो फार्मूला आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, है ना। तो ये एक तरीके का हमारा क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन, यानी ये पूछ रहा है कि अगर हम मीडियम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट कितना देना होगा, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा प्लांट एंड मशीनरी पे, 10 लाख से 2 करोड़ का, 25 लाख से 5 करोड़ का, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, या 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। तो देखिए इसको मैं बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ के लिए जो सेलिंग लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए है वो क्या है। देखिए 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होती हैं, एक माइक्रो लेवल की होती है, एक स्मॉल होती है और एक मीडियम होती है। सबसे छोटी हमारी माइक्रो होती है, उससे बड़ी हमारी स्मॉल होती है और उससे बड़ी हमारी मीडियम होती है। देखिए अगर आप माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है आपकी या उसको ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्लांट और मशीनरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 25 लाख से ज़्यादा नहीं करना है। यानी अगर आप माइक्रो में जाते हैं, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग में, तो 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है वहाँ पे। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में होता है 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में, यानी 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में आप कर सकते हैं मशीनरी और प्लांट के ऊपर खर्चा। उसके बाद हमारा मीडियम मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसके अंदर हम 5 करोड़ टू 10 करोड़ लेते हैं। तो चलिए हमारा सवाल क्या था, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, तो कितना होगा 5 करोड़ टू 10 करोड़ होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं सर्विस एंटरप्राइजेज के बारे में। अभी हमने क्या देखा था, ये ध्यान रखिएगा, 2 टर्म्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है और एक है हमारा सर्विस एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो सर्विस मतलब जो सर्विस देते हैं, है ना। तो सर्विस एंटरप्राइजेज में माइक्रो के लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है, स्मॉल सर्विस में 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में दिया गया है, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में, और ये हमारा 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है, और ये अप टू 10 लाख, है ना। तो माइक्रो 10 लाख तक कर सकते हैं, स्मॉल सर्विस में 10 लाख से 2 करोड़ तक कर सकते हैं, और मीडियम सर्विस एंटरप्राइजेज में 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं स्वेट एनालिसिस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर स्वेट एनालिसिस में SWOT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए SWOT का मीन्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आपसे स्वेट में किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर का कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि S का मतलब क्या है। तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ से, W फॉर वीकनेस होता है बच्चों, है ना, और O फॉर अपॉर्चुनिटी होती है, और T फॉर थ्रेट्स होता है ना। चलिए तो हमारा सवाल था स्वेट में S किसके लिए स्टैंड करता है। तो S हमारा स्टैंड करता है किसके लिए, वो हमारा स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है इन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, है ना। यानी जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम एक बात अगर सीधे सीधे बात करें कि हमारे देश के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए एक उद्यमी क्या रोल निभाता है। जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जी, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट को वो तो जनरेट ही नहीं कर सकता, तो वो तो 10 लोगों को और रोजगार देगा, है ना। स्टेजनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं जी ये भी नहीं होगा। इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, यस दिस इज राइट आंसर, है ना। क्योंकि देखिए जब भी कोई आपके देश के अंदर इंडस्ट्री ओपन होती है, कोई भी मतलब फैक्ट्री को लगाया जाता है या कोई नए इनोवेशन को किया जाता है, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती है ना। देखिए अभी हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वो डेवलपिंग मोड में है। अभी कोविड से पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए नए प्लांट्स लगते जा रहे हैं, नए नए जगह पे हम अलग अलग चीज़ों को लगा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि पर कैपिटा जो इनकम है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी देखते हैं ना कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो इनकम होती है, पर पर्सन इनकम जो होती है, कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं, उनके कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। सीधे सीधे उदाहरण ले कि अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो अर्निंग है, मंथली कहें या पर डे की अर्निंग कहें, कंपेयर टू इंडिया के लोगों के क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी अमेरिका एक विकसित देश है और इंडिया हमारा क्या है, विकासशील है, अभी विकास की ओर प्रगति कर रहा है ना, बढ़ रहा है। और यही वजह है कि हम लोग नए नए फैक्ट्रियों को लगा रहे हैं, यहाँ पे नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, हम लोग हर सेक्टर के अंदर अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ती जा रही है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है ना। अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट ये गलत आंसर है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्वट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, है ना। तो देखिए पहला पेयर दिया है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दूसरा है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड है थ्रेट्स एंड वीकनेस, एंड डी है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो देखिए इसमें एनालिसिस में कौन सा पेयर हमारे लिए हेल्पफुल है। देखिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक तरफ अगर हम पॉजिटिव को देखते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव को, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें भी नेगेटिविटी है, कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एक स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल पेयर हो सकता है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 जो है कि मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी etc कम अंडर वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल या कैपिटल इनकम। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल को परचेज करने में, वेजेस यानी दिहाड़ी देने में, सैलरी देने में, या फिर किराया देने में, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल कैसे होता है कि देखिए रॉ मटेरियल किसी महीने आपका ज़्यादा होगा, किसी महीने कम होगा अकॉर्डिंग टू कंजप्शन, है ना। सैलरी एंड वेजेस भी क्या होते हैं, सैलरी एंड वेजेस में भी क्या रहता है कि किसी का कुछ सैलरी रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, ये घटता बढ़ता रहता है। रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेरिएबल की कैटेगरी में आती है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो करेक्ट आंसर होगा। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है, जो हमने लैंड लिया हुआ है वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 9वां और ये बोल रहा है कि MSME स्टैंड फॉर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
एमएसएमई आपने कई जगह नाम सुना होगा, एमएसएमई सेंटर्स है। तो एमएसएमई स्टैंड करता है बच्चों किसके लिए? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम एंड ई फॉर एंटरप्राइजेस, है ना। ये एम माइक्रो का मतलब है, ये एम एस, एम और ई, है ना। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडिया, गुड एंड सर्विस आर कॉल्ड, है ना, कि आप कोई आइडिया के लिए पे करते हैं, किसी गुड्स एंड सर्विस के लिए कोई जो आइडिया आप लेते हैं तो उसके लिए आप पे करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आपने अपने टीवी में देखा होगा कि जो भी आप सामान, जैसे आप मान लीजिए एक आजकल जैसे गर्मी का मौसम है और इस समय कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा डिमांडेड होती है, या मैं बोलूँ कोल्ड ड्रिंक के अंदर जैसे इस सॉरी, कोल्ड ड्रिंक में जैसे कि आप ये फ्रूट्स के जो बेवरेज होते हैं, या जैसे माजा है या फ्रूटी है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। तो इनके आप लोग क्या देखते हैं? टीवी पे एड्स देखते हैं। तो ये एड्स कोई फ्री में तो आते नहीं है टीवी पे, इनको पे किया जाता है। इन एड्स को दिखाने के लिए पे किया जाता है ना। तो जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे, या जो भी एड्स आप टीवी पे देखते हैं, वो सारे पेड होते हैं, है ना। और ये दिखाए क्यों जाते हैं? ताकि आप इनको देखो, आप इनके प्रोडक्ट के बारे में समझो, और आपको अगर नीड है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदो, है ना। तो उसकी क्या किया जाता है? पब्लिशिंग एक तरीके से क्या की जाती है? उसकी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 है, द एंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन। यानी जो एंटरप्राइजेस इंगेज्ड है प्रोडक्शन करने में वस्तुओं का, है ना, यानी चीज़ों को बनाने का जो काम होता है एंटरप्राइज में, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के नाम से, सर्विसिंग एंटरप्राइजेस के नाम से, माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से, या मैक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से। तो देखिए जो एंटरप्राइजेस प्रोडक्शन करती है ना, कोई चीज़ बनाती है, किसी प्रोडक्ट को बनाती है, वो कैटेगरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के, है ना। जैसे आपके घर में जो फैन है, आपके घर में जो कूलर है, आपके घर में जो एसी है, वो जहाँ बनते हैं वो सब क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंसर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब अगर आप सर्विस एंटरप्राइजेस की बात करें तो सर्विस एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? जो सर्विस आपको प्रोवाइड कराती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका एसी आपने खरीद लिया, अपने घर में लगवा लिया, अब उसकी सर्विस करानी है आपको, है ना। तो सर्विस देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो जो एंटरप्राइजेस जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है वो सर्विस एंटरप्राइजेस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जितने भी मैं सवाल आपको इसमें करा रहा हूँ ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपको एक एक क्वेश्चंस याद होना चाहिए, है ना। हालांकि इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है या ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझाते चल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। तो जीडीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। एक्सपेंशन जो विस्तार पूछा गया है वो क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट्स, या डी है रेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। आपने सुना भी होगा कि जीडीपी माइनस में जा रहा है, जीडीपी पॉजिटिव में जा रहा है, जीडीपी इतना बढ़ गया है। तो ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, SIDO। सीडो का विस्तार क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है ना।
तो सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट को देखता है ना। तो ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सीडो का जो एक्सपेंशन होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चले, तो सवाल है कि व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो क्या होता है, लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो हम जब कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं, है ना, कि हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं किसी एक्सेस को गेन करने के लिए किसी बाहर के कंट्री में, मार्केट में, तो वो हमारा जॉइंट वेंचर होता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया एंड अमेरिका ने जॉइंट वेंचर किया है। तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के मार्केट में अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हम, है ना। यानी मान लीजिए अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है, वो आकर हमारे यहाँ पे प्रमोट करता है, तो वो क्या होता है, अगर इंडिया उसको सपोर्ट करता है तो वो जॉइंट वेंचर होता है। कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन देखिए होता है कि दो कंट्री के बीच में जब मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, या हाल ही की हम उदाहरण ले ले, मोबाइल को छोड़िए, हाल ही का हम अगर देखें कि ये हुआ कि जो रशिया का स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, उसको इंडिया में बनाने के लिए क्या मिला है, परमिशन है ना। तो इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया, कोलैबोरेट किया है ना। कोलैबोरेशन हुआ है इनको दोनों के बीच में कि हाँ हम अपनी स्पुतनिक 5 को आपके यहाँ पे क्या कराएंगे, हम आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, आपकी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसका कोई जो परसेंटेज होगा वो रशिया को मिलेगा, और उसका जो कुछ हिस्सा है वो इंडिया की जिस कंपनी जो उसको करेगी उसको मिलेगा। तो कोलैबोरेशन दो कंपनियों के बीच में होता है कि हाँ मैं अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे रही हूँ और आप इससे क्या करो, बनाओ, लेकिन मुझे इसका लॉयल्टी चाहिए हमेशा, है ना। तो चलिए बाकी डिटेल में कभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉइंट वेंचर। 15वां सवाल है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। तो क्या है कि कौन सा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिडर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए, वर्किंग कैपिटल, बिल्डिंग एंड लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी एंड एम्प्लॉय, है ना। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए प्लांट एंड मशीनरी को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक ये जो देखा था हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में क्या था, प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है ना। और अगर हम कहें सर्विस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट्स, है ना। तो सर्विस एंटरप्राइजेज में हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट होता है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, क्योंकि भाई प्लांट होगा, मशीनें होंगी, तभी वो सामानों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच वन इज़ अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट कैन रीच कस्टमर, है ना। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए हम कोई एक मोबाइल को बना रहे हैं, हमने एक मोबाइल को बनाया, है ना। ये मोबाइल क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, ये मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसके बाद ये क्या होता है, इसके बाद ये आता है होलसेलर के पास, है ना, होलसेलर के पास आता है। इसके बाद ये आता है रिटेलर के पास, और उसके बाद रिटेलर से जाता है किसके पास, कस्टमर के पास, कस्टमर के पास जाता है। अब देखिए ज़रा कि भाई यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलर है, ये तो रिटेलर इसमें बीच में आ गया, बीच में तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है मैन्युफैक्चरर कस्टमर, फिर से कस्टमर बीच में आ गया, है ना, नहीं होगा। यहाँ पे होलसेलर आ रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग बाद होलसेलर आना चाहिए था, रिटेलर नहीं आना चाहिए था। ऑप्शन बी में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर के बाद डायरेक्ट कस्टमर आ गया, नहीं, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, फिर कस्टमर है। चलो पहले अगला भी देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर है,
रिटेलर है, कस्टमर है, लेकिन लास्ट में इसने होलसेलर रख दिया। तो ये होलसेलर तो किसके बाद आना चाहिए था? मैन्युफैक्चरर के बाद आना चाहिए था, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा। बस इसमें एक क्या है कि एक होलसेलर जो है ये स्किप किया हुआ है। तो जब स्किप है तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसके बाद अगर ये मान लो यहाँ से हमने हटा दिया तो मैन्युफैक्चरर के बाद क्या आ जाएगा? रिटेलर आ जाएगा, फिर कस्टमर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एंड आज का ये लास्ट सवाल है, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्ट, है ना, सॉफ्टवेयर डिजाइन फ्रॉम मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, तो विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, यानी ये सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि वेब बेस्ड अकाउंटिंग में हम मतलब कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सीधे सीधे आपको पता है कि आज के टाइम में जो जो हमारे छोटे मोटे जो अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं, इवन मीडियम स्केल पे भी, वो टैली के थ्रू किए जाते हैं। हालांकि इससे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम में आ चुके हैं जिसमें हम लोग अकाउंट्स का सारा काम करते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए वो लार्ज स्केल की कंपनियां होती हैं जो यूज करती हैं। तो टैली एक ऐसा हमारा वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आपने कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए और इसको प्रमोट कीजिए। चलिए, थैंक यू।